नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का एक कमेंट था कि सर कुछ बताइए कि 12th के बाद यूपीएससी कैसे करें? 10th के बाद यूपीएससी कैसे करें? आईएएस की तैयारी कैसे करें? इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? कौन-कौन से इसके अंदर जॉब हैं? इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अगर 12th के बाद आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यूपीएससी में क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। सिलेबस के साथ-साथ सारा जानकारी इसमें मिलेगा और लास्ट में ये चीज़ भी पता चलेगा कि हम पटना में रहकर कहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी का मेन वेबसाइट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ-कुछ कंडीशनल होते हैं। ये लवासना है, इसका जो ट्रेनिंग होता है यूपीएससी का लवासना में होता है। लवासना कहाँ है? तो मसूरी में है। थोड़ा-सा हिस्ट्री जान लीजिए कि यूपीएससी का क्या होता है, कैसे इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो सिविल एस्पिरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। फिर उसके बाद इसके सबसे पहले शुरुआत सिविल सर्विस की सबसे पहले शुरुआत इंडिया में 1854 ईस्वी को हुई थी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसका जो एज रखा गया था, इसमें यहाँ पर देखिए सिविल सर्विस कमीशन वाज सेटअप 1854 इन लंदन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वर स्टार्टेड इन 1855। 1854 में सबसे पहले सिविल सर्विस को कहाँ पर यूज किया गया था? लंदन में। फिर उसके बाद 1855 में इसको एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया। इसके लिए एज का जो क्राइटेरिया था, पहले क्या था? एज क्राइटेरिया 23 ईयर्स और मिनिमम था 18 ईयर्स। पहले पास्ट की बात कर रहे हैं तो पहले में ये था। और देखिए इसमें कुछ ये दोस्तों इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, बस इतना ही। फिर आगे देखते यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल है। आर्टिकल 315 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स, ये जो है यूनियन सर्विस कमीशन वो किसके किसके लिए है? आर्टिकल 315 के तहत यूनियन एंड स्टेट के लिए बनाया गया। आर्टिकल 316 के तहत अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, यहाँ पर 316 के तहत आर्टिकल अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 317 के तहत क्या किया जाता है? रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 317 के द्वारा रिमूव किया जाता है, हटा भी दिया जा सकता है। जो आईएएस ऑफिसर हो गए उन्हें आर्टिकल 317 के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 318। तो आर्टिकल 318 क्या कहता है? पावर टू मेक रेगुलेशन कंडीशन सर्विस मेंबर्स एंड स्टाफ द कमीशन। 318 के तहत पावर मिलता है किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। 319 आर्टिकल 319 प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स कमीशन ऑन सीजिंग टू सच मेंबर्स, यहाँ पर प्रोविज़न होता है ऑफिसर्स लोग को। और आर्टिकल 320 में फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 320 में इसके फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। फंक्शन को देखते हैं। ये देखिए यूपीएससी के अंदर में कितने और कौन-कौन से जॉब होते हैं। तो नंबर 1 पर रखा जाता है आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। सेकंड नंबर पर है आईएफएस, इसको इंडियन फॉरेन सर्विस भी कहते हैं। थर्ड नंबर पर आईपीएस, जिसे इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है। फोर्थ नंबर पर है इंडियन पी&टी अकाउंट यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर भी हो सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर, ये भी ग्रुप ए में आते हैं। सिक्स नंबर पर आता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सेवन नंबर पर आता है इंडियन डिफेंस अकाउंट। 8 नंबर पर आता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। 9 नंबर पर आता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ग्रुप ए। 10 नंबर पर आता है इंडियन पोस्टल सर्विस। इन सभी डिपार्टमेंट में आप हेड हो जाते हैं अगर बनते हैं तब, ऐसा इसका रिक्रूटमेंट है। 11 नंबर पर क्या है? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए। 12 नंबर पर है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ग्रुप ए।
13 नंबर पर है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ग्रुप ए 14 नंबर पर। 15 नंबर पर है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी, ये 15 नंबर पर। 16 नंबर पर क्या है, इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस ग्रुप ए। 17 नंबर पर क्या है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रुप ए। 18 नंबर पर है इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए। 19 नंबर पर इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए। 20 नंबर पर क्या है, 20 नंबर पर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप वी। और 21 नंबर पर क्या है, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप नगर हवेली बाबर हवेली नगर हवेली सिविल सर्विस ग्रुप बी में आते हैं। और 22 नंबर पर दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ये भी जो हैं वो 22 नंबर पर आते हैं। ये टोटल इनके जो जॉब होते हैं, टोटल इनके जो वैकेंसी होती हैं यूपीएससी के द्वारा निकाली जाती है, वो टोटल 22 होते हैं। अब 22 होते हैं, टोटल वैकेंसी कितने आते हैं, लगभग 780 के रेंज में आते हैं। कभी कभी 800 फॉर्म आते हैं, इसी के रेंज में आपको फॉर्म आती है, फॉर्म आते हैं। फिर उसके बाद एडमिशन होता है। फिर इसके लिए आप एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या होता है, नेशनल पहला जो है, फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस अ कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो है आईएएस आईएफएस और आईपीएस के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड नंबर पर है फॉर अदर सर्विस अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, और अगर अलग जो जॉब है सर्विस है उसके लिए क्या होना चाहिए, ए में कंडीशन है अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। बी ऑप्शन है अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल से जुटा होना चाहिए या नेपाल का भी होना चाहिए। सी नंबर पे अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, भूटान का भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डी नंबर पर है अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। और मतलब तिब्बत के लोग भी यहाँ पर जो रह चुके हैं 1 जनवरी 1962 के बाद, पहले 1962 तक में, तो वो भी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ई नंबर पर क्या कहता है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जम्बिया, मालवीय, जायरा, इथियोपिया एंड वियतनाम विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके कुछ टर्म और कंडीशन थे एलिजिबिलिटी की। और देखते हैं तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट में एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21st ईयर। अगर आपका 21 साल हो जाता है, क्या 21 साल हो जाता है, 21 साल कब होना चाहिए, अगस्त तक आपका 21 साल हो जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप अगर तैयारी कर चुके हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कितना अटैम्प्ट देना, इन सभी के बारे में बात करेंगे, पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज आपका ऐसा होना चाहिए, 21 से लेके 32 तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एज कब से काउंट होता है, 1 अगस्त 2020, यानी कि ये 2020 का जो फॉर्म आया था उसके लिए ये है। आपको काउंटिंग होता है 1 अगस्त से, आपका एज काउंटिंग होता है। ही मस्ट हैव बीन बर्न नॉट अर्लियर मोर देन 2 अगस्त। अगर आप 2 अगस्त के हो जाते हैं और आपका 21 ईयर होता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर 1 अगस्त से अगर आपका 21 वर्ष हो जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है एज को लेकर, ठीक है। और ये 2 अगस्त 1988 से हैं तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका टर्म एंड कंडीशन है। एक है 1 अगस्त 1999 है, ठीक है। नेसेसरी टू मेक कर डेली। बी नंबर ऑप्शन में है क्या, द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब एवर विल रिलैक्सेबल। और जो SC ST हो गए, OBC हो गए, AWS हो गए, उनको एज को क्या किया गया, रिलैक्सेबल भी दिया गया, छूट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अप टू अ मिनिमम 5 years ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स।
5 साल एज को रिलैक्सेशन दिया गया, किसके लिए? SC ST वालों के लिए। सेकंड में अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स द कास्ट ऑफ द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास हु आर एलिजिबल टू अवेल रिजर्वेशन एप्लीकेशन टू सच कैंडिडेट। अब यहाँ पर 3 साल छूट दिया गया, किसको? तो OBC वालों को। OBC वालों को यहाँ पर बैकवर्ड क्लास वालों को 3 साल की छूट दी जाती है एज के अलावा, यानी कि 21 से 32 अगर हो जाता है तो उसमें 3 प्लस कर दीजिए तो 35, और SC ST वालों को 5 प्लस कर दीजिए तो 37 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पर देखते हैं तो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइल्स विथ एनी फॉरेन कंट्री और डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज एज अ सबक्वेंस थियरी। अब यहाँ पर डिसेबल कोटा के जो लोग हैं उनको भी 3 साल, और जो डिफेंस कोटा के लोग हैं उन्हें भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर क्या है? एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, अप टू अ मैक्सिमम 5 इयर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफिसर ECCO SSCO हैव रिटन 5 ईयर मिलिट्री सर्विस 1 अगस्त 2020 हैव बीन रिलीज। यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन भी है तो आपके लिए भी एज को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 इयर्स के लिए। ठीक है। तो ये इसके कुछ कंडीशन हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है कि सर मैं लो विजन मेरा होगा कि नहीं, UPSC में हम IAS बन पाएंगे कि नहीं, IPS बन पाएंगे कि नहीं। तो इन सभी के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर इन द केस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। अगर आप अंधापन हो या लो विजन हो तब भी आपको 10 ईयर्स का क्या होता है? एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। B में डीफ एंड हार्ड हेयरिंग, अगर आप कम सुनते हैं या बहरे हैं तो आपके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। C नंबर लोकोमीटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैलिसी, लेप्रोसी, ड्राफ्टिज्म, एसिड अटैक, विक्टिम मस्कुलर डिस्टर्ब। तो इन सब के लिए भी क्या होता है? ये फॉर्म एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। तो आप सभी लोग समझ में आ चुका होगा कि इन सभी का भी फॉर्म क्या होता है? फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या आता है? एज का हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मिनिमम द कैंडिडेट मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज इन कॉर्पोरेट वाई स्टेट लेजिस्लेटर और अदर। यहाँ पर आपको कम से कम डिग्री होना चाहिए, और डिग्री कौन सा होना चाहिए? ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। कौन सा डिग्री होना चाहिए? ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप जाकर इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के तहत आपको क्या दिया गया है? एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिक्स किया गया है। जैसे कि कैंडिडेट हु हैव अपेयर द एग्जामिनेशन पासिंग विच, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक और क्या है कि यहाँ पर है कि नोट 3 में कैंडिडेट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीच रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट इक्विवेलेंट प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री वुड बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप BA किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, BCA किए हुए हैं, आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री लिए हुए हैं, बैचलर डिग्री लिए हुए हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल, या आप BTech किए हुए हैं, MBBS किए हुए हैं। हर इंसान जो ग्रेजुएशन डिग्री कर लिया है, बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुका है और उसका एज 21 हो चुका है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके होते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स एट द एग्जामिनेशन। यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट 6 टाइम मतलब 6 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये इसके अटेम्प्ट्स हो गए। फिर उसके बाद और देखिए तो कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट हु आर अदरवाइज एलिजिबल। यहाँ पर SC ST वालों के लिए क्या दिया जाता है? उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट नहीं किया जा सकता, वो जितना चाहे उतना एग्जाम दे सकते हैं, बट
एज के अंदर, उस एज लिमिटेशन के अंदर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं एज योर विश। ठीक है, ये इसके यूपीएससी के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो फ़ी कितना लगता है, फ़ी देखते हैं तो कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फीमेल SC/ST पर्सन विथ वेजमेंट मार्क, कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी कि SC/ST और फीमेल और बेंच मार्क वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें फ़ी नहीं लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगता। बट इसके अलावा आर रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज़, और इसके अलावा जो अदर कास्ट होते हैं, अदर कैटेगरी के होते हैं, उन्हें पे करना होता है। किसके द्वारा? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप अपना पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, सेकंड में होता है मेंस होता है, और थर्ड में इंटरव्यू होता है। ये इसके टर्म और कंडीशन है, ये इसके क्या है? टर्म और कंडीशन है। और आगे देखिए, यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, वो 2 टाइप्स में होते हैं। पहला जो टाइप है, बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच विल बी 2 आवर्स। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल MCQ टाइप में होते हैं और 2 घंटा समय दिया जाता है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स के होते हैं। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में कम से कम 10 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और उसमें सभी को ये पास मार्क्स होता है। 200 में अगर पास मार्क होते हैं तो आपको ये काउंट उसमें क्या किया जाएगा? कंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ पासिंग है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो गए आगे के टर्म में। 3 टाइप में होते हैं। पहला टर्म आपको पास सिर्फ करने के लिए होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। सेकेंड टाइप है क्वेश्चन का, द जनरल स्टडीज पेपर टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विथ 33%। सेकंड जो पेपर होता है वो हिंदी या इंग्लिश में होता है कुछ, उसे सिर्फ आप पास कर लीजिए। उसे पास करने के बाद क्या होता है, उसमें क्वेश्चन क्या क्या होते हैं आपको जनरल ये हो गए हैं, एप्टीट्यूड हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। अब यहाँ पर देखिए तो सेकंड नंबर पर होता है मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में पेपर ए जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर ए क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 300 मार्क्स का। आप उसमें किसी भी एक पेपर को रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो आपका अपना लैंग्वेज है उसे आप चूज कर सकते हैं। कोई भारत में टोटल 22 लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सेकंड नंबर बी जो है इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश हर कोई दे सकता है एग्जाम, हर किसी के लिए इंग्लिश देना अनिवार्य है। तो इंग्लिश सेकंड। ये जो 600 मार्क्स है, 300 300 600 मार्क्स, ये क्वालिफाइंग नेचर के, इसमें 33% आपको मार्क्स लाने होंगे। इसमें तब आप इसका मार्क्स काउंटिंग नहीं होता है, मेरिट इस पर नहीं बनता। मेरिट देखिए अब किस पर बनता है, मेरिट पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। इन सभी पेपरों से अब क्या होता है? मेरिट बनता है। पेपर वन में आपका एसे होता है 250 मार्क्स का। पेपर 2 में जनरल स्टडीज होता है 250 मार्क्स का। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी पढ़ा जाता है। पेपर 3 में होता है 250 मार्क्स का। जनरल स्टडीज पेपर 2 होता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है? जनरल स्टडी पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में पढ़ता है। जनरल स्टडी थर्ड, मतलब पेपर 4 में क्या पढ़ना पड़ता है? 250 मार्क्स से होते हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 में पढ़ना पड़ता है जनरल स्टडी पेपर 4, 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद पेपर 5th में 6th में जो आता है वो आपका ऑप्शनल पेपर आता है। ऑप्शनल पेपर कह के मतलब कि आप ग्रेजुएशन जिस डिग्री से कर रहे हैं आप उसमें भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस को भी हम अपना ऑप्शनल मान सकते हैं। इसी प्रकार आप टेक्निकल से हो, MBBS में हो, आप किसी भी डिग्री से हो, आप अपना ग्रेजुएशन उसी में रखिएगा, क्योंकि उसी से आपका नंबर क्या होता है? मेरिट बनता है। तो आप उसी को ऑप्शनल में रखिएगा जो लगे कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो उस सब्जेक्ट को ना रखें जो आपको अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि 500 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर अगर टोटल इसे
टोटल जो ऑप्शनल होता है वो 500 मार्क्स की हो जाता है। अब 500 मार्क्स में अगर आप 350 मार्क्स ले आते हैं, 500 मार्क्स में अगर आप 350 मार्क्स ले आते हैं तो आपका मेरिट बन सकता है। फिर इसमें जो टोटल एग्ज़ाम हो जाते हैं, टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो 1750 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। क्या टोटल 1750 मार्क्स के होते हैं। मेंस होता है टोटल 1750 मार्क्स के। अब इंटरव्यू देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, आपका पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। इसमें आपको किताबी लैंग्वेज नहीं रहता, आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो गए, आप एक आईपीएस बन गए, तो आप कैसे किसी पब्लिक को यूटिलाइज कर पाएगा, आप कैसे उसमें सर्वाइव कर पाइएगा, कैसे कोलैप्स होंगे, इन सभी के बारे में इसमें बताया जाता है। और पर्सनालिटी टेस्ट में उसी सब के पूछा जाता है। आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्टेट के बारे में कितना जानकारी रखते हैं, इन सबको देखा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में। इस तरह से टोटल 275 मार्क्स के वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कितना मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स के। और टोटल बात करें मेंस और इंटरव्यू मिलाकर तो 2025 यानी कि 2200 मार्क्स के क्या होते हैं, टोटल टेस्ट होते हैं। मेंस और इंटरव्यू मिलाकर टोटल 2025। अगर आप 900 मार्क्स लिए आते हैं, 2025 में से 900 मार्क्स लिए आते हैं तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। आप क्या बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। टोटल मार्क्स अगर आप लिए आते हैं कितना, 900 मार्क्स लिए आते हैं तो आप एक आईएएस ऑफिसर आईपीएस बन सकते हैं। अगर जिन रैंक पर यहाँ पर होता है, आपका जितना कम रैंक रहेगा उतना ही वेस्ट रहेगा, आपको जितना कम रैंक रहेगा उतना ही वेस्ट रहेगा। जैसे कि एक रैंक को बहुत ही वेस्ट माना जाता है। वैकेंसी निकलता है 800 तक वैकेंसी निकलता है। अगर आप 1 से 800 के बीच में जाते हैं तब आपका पोस्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है। टोटल 22 पोस्ट इसके अंदर में होते हैं। इसके जो सैलरी होते हैं, आपको स्टार्टिंग में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है तो आपका स्टार्टिंग में 2 साल का पहले ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद क्या होता है कि आपका पहला 2 फेज में ट्रेनिंग होता है। पहला फेज में आपको कुछ भी नहीं होगा, पहला फेज में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा एक सिंपल सा। अब जब दूसरा फेज के ट्रेनिंग में आइएगा 8 महीना बाद, एक पहला फेज होता है 8 महीना का ट्रेनिंग होता है, सेकेंड ट्रेनिंग में आइएगा तब आपका जो पेमेंट है सैलरी वो 75,000 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 75,000 से शुरू हो जाता है। फिर उससे आपका पैकेट खर्च निकलने लगता है, आपका पढ़ाई का कोर्स निकलने लगता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या होता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कहीं हिमालय पर चढ़ाने के लिए बहुत जगह पर। फिर उसके बाद आपका पोस्टिंग होता है। तो सबसे पहले आपका पोस्टिंग कहाँ पर किया जाता है, तो आपको लोकसभा में, पार्लियामेंट में ड्यूटी दिया जाता है सबसे फर्स्ट में। फिर उसके बाद आपको जैसा जैसा आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उस तरह से आपका क्या होता है, जॉब का जो क्राइटेरिया है धीरे धीरे प्रमोशन होते जाता है, यानी कि बढ़ते जाता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं तो आपका पेमेंट और आपका रहने का जो क्राइटेरिया है, लग्जरी जीवन जीने लगते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।